नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत आज करेंगे गेहूं के साथ, जहां पर रिकॉर्ड उत्पादन होने की इस बार उम्मीद है। बुआई ऑन द हायर साइड हुई थी और जिस तरह का मौसम रहा है, माना जा रहा है कि रिकॉर्ड फसल इस बार यहां पर देखने को मिल सकती है। आगे किस तरह का यहां पर स्टेप सरकार लेती हुई नजर आएगी। एज ऑफ नाउ काफी सारे कर्ब्स यहां पर लगे हुए हैं, लेकिन क्या इसका फायदा होगा, क्या मेजर्स हटेंगे, इन सब पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कॉटन की, जहां पर मल्टी मंथ हाईज पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब कारोबार होता हुआ नजर आया है। अच्छी खासा यू टर्न यहां पर कॉटन ने इस साल की शुरुआत से ही लिया है। यहां से किस तरह की मांग है, अवेलेबिलिटी है और भाव कैसे रह सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर बहुत ज्यादा बेस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इवन डॉक्टर कॉपर को ऐसा लगता है कि अब कुछ केयर एंड कंसर्न की यहां पर जरूरत है। वहां पर भी प्राइसेस में लगातार प्रेशर, यहां पर कैसे बनाएं स्ट्रैटेजीज, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के अजय गोयल, फॉर्मर एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन। हमारे साथ होंगे HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा, जो आपको बताएंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। लेकिन शुरुआत यहां पर गेहूं के साथ कर लेते हैं और यहां पर ज्यादा फसल की उम्मीद इस बार यहां पर जताई जा रही है। अजय, आपसे जानना चाहेंगे ट्रेड एस्टिमेट्स यहां पर किस तरह के हैं, क्योंकि 11.4 करोड़ टन की यहां पर अब उम्मीद है कि फसल हो सकती है। ट्रेड एस्टिमेट इस साल ऐसा है कि करीबन 2% तो जो है एकरेज में वृद्धि हुई है, ऐसे लग रहा है। और जो एस्टिमेट्स आते हैं वो कुछ एग्जिट पोल की तरह होते हैं, जहां पर जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स होती है वहां पर सैंपल लिया जाता है और उसको जो है कि एल्गोरिथम में डाला जाता है। उसके हिसाब से 114 मिलियन टन्स का एस्टिमेट है। लेकिन लास्ट ईयर का जो एस्टिमेट था वो अभी ऐसा एक ट्रेड कंसेंसस बन रहा है कि 105-6 मिलियन टन के करीब था। तो इस साल जो है प्लस 7-8% जरूर वृद्धि होने वाली है, क्योंकि मौसम भी जो है अब तक अच्छा चल रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 114 के लगभग फसल हो सकती है। ओके। जिस तरह से अजय हमने पिछले कई हफ्तों में, महीनों में भी OMSS जैसी स्कीम्स को चलते हुए देखा है, जिस तरह की बिकवाली यहाँ पर आई है, जो पिछले कुछ हफ्तों में गिरती हुई भी नजर आई है, इस तरह की फसल से बाजार का सेंटिमेंट कैसा रहा है? अब बाजार का सेंटिमेंट सबड्यूड है, क्योंकि सामने बड़ी फसल है एंड सरकार का जो है पूरा वर्चस्व रहा है व्यापार पे पूरे साल भर। तो आने वाले साल में भी ऐसी उम्मीद है कि अगर सरकार के पास MSP पे जो है काफी माल आ जाता है, उनके एस्टिमेट के हिसाब से जो मेरे ख्याल से 35 मिलियन टन के करीब है, तो जरूर जो है सरकार जो है बाजारों को जो है कंट्रोल में ही रखेगा। क्योंकि इस साल फिर एक और बात है कि 6-7 प्रांतों में फिर चुनाव आने वाले हैं इस साल। तो प्राइस की स्टेबिलिटी जो है सरकार का उद्देश्य है और उसको वो बनाए रखेगा। अजय, ऑफकोर्स हमने ऊपर के भावों से अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर गेहूं में आते हुए जरूर देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी गिरावट है। आप कहेंगे जो ट्रेंड भावों के गिरावट का शुरू हुआ था वो आगे जारी रहेगा? बिल्कुल। जो बाजार है उसमें जो है करीबन 4-5% जो है, जब तक सरकारी खरीद नहीं आती है बाजारों में, तब तक बाजार जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में ही रहे। और क्या रेंज बनता हुआ देख सकते हैं आप अनटिल अराइवल्स नहीं खत्म हो जाते? हाँ, वो तो मुश्किल है कहना, लेकिन मेरे ख्याल से जो है 2400 के लगभग जो है दिल्ली चलता रहेगा कुछ दिन। और अगर अराइवल बढ़ी और सामने कोई संभालने वाला नहीं रहा, क्योंकि अभी भी जो है स्टॉक लिमिट्स काफी हद तक जारी है, तो इतना पार्टिसिपेशन नहीं है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, तो थोड़ा और डिप भी आ सकता है अगर फॉलोअप बाइंग नहीं रहती है तो। ओके। तो काफी कुछ यहाँ पर डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कैसी रहती है। एज ऑफ नाउ 2400 के स्तर, स्टॉक लिमिट्स लगी हुई हैं, प्राइवेट ट्रेड बहुत ज्यादा बाजार में नहीं उतरेगा, तो काफी कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरह से सरकारी खरीद यहाँ पर आती है। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो राय के लिए भी। सिराज जी, आप कैसे देखते हैं एक बम्पर गेहूं की क्रॉप एज ऑफ नाउ, क्या मतलब मायने हैं इसके सरकार के लिए? जो ये MSP को लेकर नॉर्थ इंडिया में अभी भी एजिटेशन जारी है, क्या उसको उस लिहाज से उसे भी कैसे जोड़ेंगे? 114 मिलियन टन का प्रोडक्शन गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि वो 35 मिलियन टन या 40 मिलियन टन के आसपास गेहूं की खरीद कर ले। और इसलिए गवर्नमेंट भी चाहेगी कि अब से लेके प्राइसेस गिर जाए, जिससे कि गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट हो सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है
कि गवर्नमेंट ने अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि प्राइवेट ट्रेड को वो अलाउ करेगी, एनकरेज करेगी खरीदना या नहीं करेगी। क्योंकि जो स्टॉक लिमिट्स थी पहले वो 31 मार्च को खत्म हो रही थी, तो थोड़ा सा कंसेशन दिया गया उसे 30 अप्रैल तक के लिए। अभी ये क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं समझता हूँ कि ये क्लैरिटी जल्दी से आनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक फार्मर्स एजुकेशन की है, तो गेहूं में तो फार्मर्स को बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। गेहूं की फसल ऐसी है जिसमें स्वामीनाथन की कमेटी के फॉर्मूला के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो उसमें भी 50% रिटर्न किसानों को मिल रहा है। सिराज जी, काफी हद तक ये माना जा रहा है कि जहां तक गेहूं की बात है 100% एश्योर्ड क्रॉप जैसी है, ज्यादा भी है, इस बार किसानों को फायदा भी होगा। एमएसपीज में भी लगातार हमने साल दर साल यहां पर बढ़त ही आते हुए देखी है। एंड ऑल सेड एंड डन, पंजाब के किसानों के लिए काफी पॉजिटिव क्यूज वहां पर आते हुए। लेकिन आपको लगता है, आप कैसे देखते हैं अब गेहूं के लिहाज से? अब इस साल को प्रोक्योरमेंट अच्छी खासी होने की उम्मीद है। ऑफकोर्स हम जानते हैं कि सरकार का बफर स्टॉक कई सालों में सबसे यहाँ पर लो है। क्या गेहूं के हिसाब से फिर ये साल एक बेहतर साल उभरता हुआ नजर आता है? देखिए, गवर्नमेंट चाहेगी कि वो 35-40 मिलियन टन के आसपास व्हीट प्रोक्योर कर ले। अब उसको प्रोक्योर करने के लिए वो प्राइवेट ट्रेड पे किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट इशू होगा। हमने पूरे साल ये व्यू दिया कि गवर्नमेंट को 2-3 मिलियन टन इम्पोर्ट अलाउ कर देना चाहिए, जिससे कि सिचुएशन ईज हो जाए। लेकिन बहरहाल वो सजेशन गवर्नमेंट ने नहीं माना, और उसकी वजह से ये मुमकिन है कि प्राइवेट ट्रेड को गेहूं की खरीद में एंटर होने से किसी तरह से रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। सिराज जी, जो एमएसपी को लेकर मुद्दा है नॉर्थ इंडिया में, उससे अब आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी भी 2 स्टेट्स के बीच में ही यहाँ पर अटका हुआ है। ऑफ कोर्स काफी सारी डिबेट्स हो चुकी हैं, काफी कुछ लिखा भी गया है इसके बारे में, काफी बैक एंड फोर्थ भी हमने होता हुआ देखा है। लेकिन आपके लिहाज से, आपके हिसाब से यहाँ पर क्या निकाल है? देखिए, हमने मनी कंट्रोल में आज ही एक आर्टिकल लिखा है, अभी 1 घंटे पहले पब्लिश हुआ है जी। मेरा असेसमेंट ये है कि ये एजिटेशन इसलिए हो रहा है पंजाब के किसानों का कि पंजाब के किसानों को ये अंदाजा है कि पैडी का कल्टीवेशन हमेशा इसी तरह नहीं हो सकता। इसलिए वो ये चाहते हैं कि पैडी की जगह जो दूसरी फसलें वो लगाएं, उन पर भी रिटर्न उनको एश्योर्ड मिल जाए। उसके लिए एजुकेशन हो रहा है। अब उसके लिए अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं निकला है, कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं आया है कि जो बाकी क्रॉप्स हैं, पैडी से डाइवर्सिफाई करके जो क्रॉप ये लोग बोएंगे, उनमें किस तरह से एमएसपी एश्योर किया जाए। और आपको लगता है कि इसका निकाल जल्दी निकल पाएगा? नहीं, ऐसा तो हमें नहीं लगता। वजह यह है कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। आप देखिए कि जब फार्मर्स एजुकेशन नवंबर 21 में खत्म हुआ तो गवर्नमेंट को 8 महीने लगे कमेटी बनाने। जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर रिटायर्ड थे संजय अग्रवाल, उनकी सदारत में कमेटी बनाने में 8 महीने लग गए। उसके बाद से कमेटी 1.5 साल से एग्जिस्ट कर रही है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। तो अगर इतने दिनों में कोई कंसेंसस या कोई रिकमेंडेशन नहीं बन सकी है, तो मुझे नहीं लगता कि जनरल इलेक्शन से पहले कोई बहुत पॉजिटिव कंसेंसस इस पे बन पाएगा, क्योंकि ये आसान नहीं है इसको अचीव कर पाना। तो क्या, कैसे देखते हैं आप फिर इसे सिराज जी? क्या निकाल यहाँ पर आ सकता है? अगर जिस तरह से, जैसे आपने कहा कि हाँ चीज़ें बहुत डिलेड हैं, हम यूजुअली देखते भी हैं कि जो ऐलान यहाँ पर बजट में होते हैं, उनके एलोकेशंस, उनका फाइन ट्यूनिंग या उनके डिटेल्स, क्लॉजेस, वही आने में सालों बीत जाते हैं। तो जिस तरह का एजिटेशन एज ऑफ नाउ है, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात यहाँ पर लगातार होती भी रहती है, तो आपको क्या लगता है कितने समय में क्या ज़्यादा फीजिबल है यहाँ? देखिए, इस एजुकेशन का एक हम कहेंगे पॉजिटिव परिणाम क्या होता है कि इमोशनल इश्यूज से हटके इकोनॉमिक इश्यूज की तरफ मीडिया का और लोगों का ध्यान जाता है, वरना हर वक्त इमोशनल इश्यूज से हटके रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन तो फिलहाल ये निकलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन क्योंकि किसानों के एजुकेशन ने इस तरफ ध्यान कंट्री का आकर्षित किया है, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट भी ये कोशिश करेगी कि इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढा जाए। मुझे नहीं लगता कि ऑल इंडिया लेवल पे कोई ये मुमकिन है कि एमएसपी को लीगल कर दिया जाए, लेकिन ये बात सही है कि जो फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा होता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में, उसको कम करने के लिए जो स्टेप्स हो सकते हैं वो लिए जाने चाहिए।
टेकन। सिराज जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो बहुत ही अहम बातें वहां पर शेयर भी करने के लिए। तो जैसे कहा गया कि एमएसपी ऑल इंडिया लेवल पे तो लीगल शायद नहीं हो सकता, लेकिन जो भी स्टेप्स यहां पर उठाए जा सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने करी कि किसान और अन्नदाता हमेशा एक इमोशनल मुद्दा नहीं हो सकता, इकोनॉमिक मुद्दे के तरीके से इसको देखना चाहिए, तभी यहां पर निकाल भी आता हुआ नजर आएगा। अनुज, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्रो एज अ स्पेस को राइट नाउ, क्योंकि हम मौसम की बात कर रहे हैं, रबी फसलों की बात हो रही है, आवक बाजार में आनी शुरू हो रही है और क्लियरली जिस तरह की क्रॉप्स एज ऑफ यहाँ पर हैं काफी बेहतर नजर आती हैं। मुझे गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली जो इस बार हम प्रोडक्शन देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छी क्वांटिटी में है और जो पैदावार है वो पहले के मुकाबले भी बढ़ सकती है। और हम गेहूं के अंदर भी अच्छी क्रॉप देख रहे हैं। हालांकि अगर हम पल्सेस की बात करें तो वहां भी हम काफी अच्छी क्रॉप एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार जो प्राइसेस है वो कंट्रोल में रहेंगे और जो अराइवल्स है वो भी अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो इन्फ्लेशन का कंसर्न हमेशा एग्रीकल्चर को लेकर रहता है वो इस बार कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं जो क्वालिटी वाइज है वो भी हमें लगता है कि इस बार अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें अल्नीनो की तो हमें लगता है कि जो मानसून आने वाला है वो भी काफी अच्छी क्वांटिटी में इस बार देखने को मिल सकता है। तो हमारा ओवरऑल अगर सेंटीमेंट देखें तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर साइड में हमें लगता है कि इस बार अच्छी पैदावार भी देखने को मिलेगी और यील्ड भी इस बार अच्छी होती हुई दिखाई देगी। एब्सोल्युटली। रवि, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्री एज अ स्पेस और आपको क्या लगता है एक टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर ढूंढनी हो तो कहाँ है? जब से लगातार देखे तो इस साल सबसे पॉजिटिव चीज रही फेवरेबल वेदर। कोई भी मीन्स की ऐसी बारिश जो ज्यादातर बुआई वाले इलाकों में नहीं हुई एंड आई थिंक अनसीजनल बारिश जब भी होते हैं तभी ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बट इस टाइम मुझे लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ सप्लाई आई थिंक मीन्स वीट में तो काफी अच्छी सप्लाई की उम्मीद है एंड पर्टिकुलर वो होना भी था। एंड अगर आगे जैसे इलेक्शन खत्म हो गए उसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर कुछ ट्रेड पॉलिसी में कुछ चेंज आता है तो प्राइसेस को 2200 के करीब सपोर्ट मिल जाएगा। अदरवाइज इमीडिएटली मुझे लग रहा है कि थोड़े प्राइसेस में वहां पे प्रेशर रह सकता है। लगातार हमने लास्ट मंथ कॉटन कॉम्प्लेक्स में बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी एंड वहां पे देखे तो मैंने चाइना डिस्टॉकिंग एंड रीस्टॉकिंग की थियरी के ऊपर भी बात की थी। लूनार के पहले वो डिस्टॉकिंग में होता है, लूनार के बाद रीस्टॉकिंग की सिचुएशन होती है। मुझे लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस को हम काफी अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अभी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट 100 के करीब पहुंचने आया है तो मुझे लग रहा है कि कॉटन कॉम्प्लेक्स में जो बढ़त है वो शायद अभी भी और स्ट्रेंथ रह सकती है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो वहां पे कपास खली ऑफ सीजनलिटी होने के बावजूद भी वहां पे प्राइसेस में सपोर्ट बना हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स को ध्यान रखे 1630 1635 के करीब कपास का कॉन्ट्रैक्ट बाय करे, स्टॉप लॉस लगाए 1600 का और अपर साइड मुझे 1680 तक के लेवल की उम्मीद लग रही है। वहीं कपास खाली में भी काफी टाइम से कंसोलिडेशन देखा गया है। 2640 के करीब प्राइसेस बाय करें 2580 के स्टॉप लॉस के साथ और 2780 तक के टारगेट आपको कपास खाली में भी आते हुए दिख सकते हैं। ऑल राइट, तो कॉटन एज अ कॉम्प्लेक्स पर जरूर यहाँ पर नजर रखें, चाहे कपास है या कपास खली है। खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मल्टी मंथ हाइज पे प्राइसेस हैं और भारतीय बाजार क्लियरली उसको फॉलो भी करते हुए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। हमारे साथ अनुज और रवि जुड़े रहेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। स्वागत है आपका और स्पाइसेस एज अ कॉम्प्लेक्स को आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि कल हमने एक बहुत ही डाइवर्जेंट यहाँ पर ट्रेंड बनता हुआ देखा, जहाँ पर हल्दी में अपर सर्किट था और जीरे में मुनाफा वसूली थी और वो भी काफ़ी अच्छी खासी। लेकिन आज हमने जीरे में निचले स्तरों पर कुछ खरीदारी यहाँ पर फिर से लौटते हुए देखी है। मोर और लेस काफ़ी रेंज में यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि जीरा यहाँ पर आपको 22 और 25 हज़ार के बीच में कारोबार करता हुआ दिखेगा। अनुज, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? मनीषा जी, जीरा में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अराइवल का प्रेशर रहा है। हालांकि हल्दी के अंदर हमने एक एक्सपोर्ट डिमांड का फैक्टर आता हुआ देखा है कहीं ना कहीं जो जीरा है वो अराइवल की वजह से प्रेशर में है। हालांकि हम देख रहे हैं कि एक रेंज इसने काफी स्ट्रॉन्ग पकड़ ली है। नीचे में करीबन 24,000 और ऊपर में करीबन 30,000 इस रेंज के बीच मूव करता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर आप टर्मरिक में जाएंगे तो रेंज जो है करीबन 14,000 से लेकर 17,000 के बीच की मूव रेंज बनती हुई दिखाई दी। तो फिलहाल हमें लगता है कि अभी जो प्राइसेस है वो रेंज में ही रहेंगे। कोई क्लियर डायरेक्शनल अभी जो है मसालों में नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि अराइवल जो है वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और लग रहा है कि आने वाले कुछ और दिनों में अराइवल का प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी जो भाव है वो इसी रेंज में मूव करते हुए नजर आएंगे।
ओके रवि, रेंज में भाव रहेंगे अनुज का कहना है, लेकिन जिस तरह की वॉल्यूम्स हमने एक्सचेंज पे आते हुए देखी, आप कहेंगे थोड़ी कमज़ोर हैं उस लिहाज से और उसकी वजह से भावों में प्राइस मूवमेंट कुछ ज़्यादा? जरूर से प्राइस मोमेंटम काफी ज्यादा, इन पर्टिकुलर टर्मरिक में लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जो मोमेंटम है वो थोड़ा सिवियर था। हालांकि अभी भी लग रहा है कि मुझे 15 मार्च तक शायद जीरा यही वोलेटिलिटी यही रेंज में रहेगा। बट जैसे ही 15 मार्च एंड मार्च एंडिंग ऑनवर्ड्स यहाँ पे फिजिकल सप्लाई कम होगी, उसके बाद मुझे लग रहा है प्राइसेस एक अच्छी स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड कर सकता है। अभी इमीडिएटली मुझे लग रहा है कि धनिया एक बेटर कमोडिटी हो सकता है। अगर आपको स्पाइसेस प्ले करना है, अभी भी यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई देखे तो जो रोज के अराइवल मंडियों में 1 लाख बोरी की थी वो भी 30 से 40 हजार बोरी की है। मैं 30-40% अराइवल ही अभी आ रहे हैं, तो वहां पे अभी भी मुझे लग रहा है कि एक और यहाँ से प्राइस अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है। लेवल स्पेसिफिक 8000 के करीब बाई करे, स्टॉप लॉस लगाए 7920 का। 8300 तक के लेवल आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, धनिया में खरीदारी करनी है, आवक आधी होती हुई नजर आ रही है और उसका फायदा यहाँ पर प्राइसेस उठाते हुए नजर आ भी सकते हैं। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, जहाँ पर एक प्रेशर बरकरार है। अनुज, कैसे देखते हैं? मिक्स्ड डेटा हमने बाजार में आता हुआ देखा है। चाइना का प्रॉपर्टी सेक्टर अभी भी दबाव में है और उसके साथ साथ रेट कट बहुत जल्दी होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर मेटल्स को बॉदर करते हुए। आप यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? देखिए, हालांकि आज यूएस के जीडीपी के नंबर्स आने हैं और हमने लास्ट वीक में और कल भी हमने देखा था कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा था वो थोड़ा सा वीक होते हुए दिखाई दिया था। तो डेटा के फ्रंट पर जो डेवलपमेंट है थोड़ी सी वीक होती हुई दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रही है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आगे डिले हो सकते हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो अपना कॉन्फिडेंस लूज करती हुई दिख रही है चाइना की तरफ से। तो वो सबसे बड़ा एक फैक्टर है जहां पर हम देख रहे हैं कि बेस मेटल में करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ा सेंटीमेंट डाउन है अभी बेस मेटल का। यहाँ पर हमें लगता है कि ट्रेंड अभी थोड़ा सा वीकनेस की तरफ ही रहेगा। तो पर्टिकुलर अगर हम कॉपर की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। तो कॉपर में करीबन 729 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 732.80 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे करीबन 722 723 तक देखा जा सकता है। इनफैक्ट जिंक के अंदर भी हमने कल हायर लेवल पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी है। हमें लगता है कि जिंक के अंदर भी करीबन 215-50 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 217.10 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 209.80 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि बेस मेटल थोड़े से एक साइडवेज टू एक नेगेटिव टोन में ट्रेड हो सकते हैं। ऑलराइट, साइडवेज टू नेगेटिव टोन यहाँ पर मेटल्स के लिए। लेकिन रवि, सोने और चांदी में से किसको यहाँ पर चूज करना चाहेंगे स्ट्रैटेजी के लिहाज से? पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर इंटेक रहेगा। आज जीडीपी के डेटा है, कल कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, तो हायर लेवल पे थोड़ी मुनाफा वसूली का प्रेशर वहां पे रहेगा। तो गोल्ड को सेल करें 60,300 के करीब। स्टॉप लॉस 60,500 का लगा और डाउन साइड जो टारगेट है वो 61,900 तक आते हुए दिख सकते हैं। वह नए कॉन्ट्रैक्ट में सिल्वर में भी 70,900 के करीब सेल करे। स्टॉप लॉस 71,300 लगा है और वहां भी 70,200 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो दोनों गोल्ड एंड सिल्वर मुझे लग रहा है कि जब तक ये कल के डेटा नहीं आते थोड़े साइडवेज टू नेगेटिव रह सकते हैं। ऑलराइट, चाहे इंडस्ट्रियल मेटल है या प्रेशियस मेटल है, खरीदारी की राय फिलहाल वहां पर आती हुई नहीं। अनुज, एक फाइनल सवाल और ये एनर्जी मार्केट्स पे है। कुछ बहुत सपोर्ट नेचुरल गैस में निचले स्तरों से आता हुआ जरूर नजर आया है। कच्चा तेल 83 के आसपास में स्थिर है। कैसे देखते हैं आप यहाँ कारोबार? देखिए, अगर आप ओवरऑल पैक देखेंगे तो यहाँ पे नेचुरल गैस एक बॉटम आउट होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं हमने नेचुरल गैस में एक अच्छी रिकवरी देखी। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस काउंटर रह सकता है जहां पर एक पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है और ऊपर एक्सपेक्ट करें कि जल्दी ही आपको 160-165 तक के लेवल नेचुरल गैस में आ सकता है। हालांकि क्रूड में भी हमने पिछले 3-4 दिनों में एक बाउंस बैक यहाँ पर बनते हुए देखा है। तो क्रूड के अंदर भी हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी वाइज करीबन 6460 के आसपास के स्तर मिले तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 6400 का स्टॉप लॉस लगाया। टारगेट ऊपर करीबन 6560 तक देखने को मिल सकता है। तो एनर्जी सेगमेंट लग रहा है कि एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑलराइट, एनर्जी में खरीदारी करनी है। मेटल्स में साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड्स हैं। एग्री में भी कुछ बहुत खरीदारी के मौके अब यहाँ पर निकलते हुए नजर आए हैं। तो वो पूरा सार है कि आप कमोडिटीज एज अ सेक्टर को कैसे यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अनुज और रवि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।